Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज की इस वीडियो में हम बीएससी जो फाइनल ईयर है, बीएससी थर्ड ईयर, उसका जो मैथमेटिक्स में जो पेपर फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी यूनिट फर्स्ट जो हमारी रनिंग में थी, उसमें जो हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करनी है उससे पहले जो हमने रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रखा था सेट थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, तो जो फंक्शन है उसका ये लास्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को पढ़ेंगे, जैसे कि वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिविटी क्या होती है, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वन वन फंक्शन की, तो वन वन फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f from a to b is said to be one one if different element of set A in set A have different image in set B, that is no different element in set A have same image in set B। एक ही मीनिंग है इसका भी। देखो क्या कह रहा है, कोई एक फंक्शन है जो कि f फ्रॉम a टू b डिफाइन है, a यहाँ पे डोमेन है और b यहाँ पे कोडोमेन सेट है। ठीक है, तो उस फंक्शन f को हम वन वन फंक्शन बोलेंगे कब? अगर a में जो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, उनकी मैपिंग जो है ना b में जो जाएगी वो भी अलग अलग एलिमेंट पे जानी चाहिए। ठीक है, जैसे इधर 1 2 3 है, इधर a b c है, तो 1 की इमेज मान लो b पे जा रही है ना, तो 2 की इमेज b पे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, किसी और पे जानी चाहिए। सपोज 1 पे चलेगी और c की इमेज फिर 3 पे जानी चाहिए, 3 की इमेज c पे जानी चाहिए। ठीक है, अलग अलग होनी चाहिए। ओके, और इसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म आप पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो? f फ्रॉम a टू b इज वन वन इफ एंड ओनली इफ कन्वर्स ट्रू है। मतलब इसका, अगर मैं दो डिफरेंट एलिमेंट लूं, किसके? a के, सपोज मैंने x और y, ये दो अलग अलग एलिमेंट ले लिए, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, दिस इंप्लाइज, तो उनकी जो इमेज आएगी ना x की और y की, वो भी अलग अलग होंगी। ठीक है, फॉर ईच एक्स वाई आपने कहां से लिया था? डोमेन ए से लिया था। ठीक है, या फिर जब आप 12th क्लास में इनको सोल्व करते थे तो इस टाइप का आपको प्रूव करना होता था, एफ फ्रॉम ए टू बी इज वन वन इफ एंड ओनली इफ, अगर मैं दो एलिमेंट की इमेज सेम लेके चल रहा हूं, एफ एक्स इक्वल एफ वाई, यानी एक्स और वाई की इमेज अगर मैं सेम लेके चल रहा हूं, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो दोनों एलिमेंट सेम हो जाएं। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल वाई फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन थी। ओके, अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू समझना चाहो तो जैसे कि ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, इसमें मैंने ले लिए ए बी सी और डी, ये चार एलिमेंट ले लिए, इधर 1 2 3 4 ले लिए। ठीक है, 5 भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो फंक्शन है f फ्रॉम a टू b जो डिफाइंड है, ठीक है, इस फंक्शन को हम वन वन फंक्शन बोलेंगे कब? अगर मैं यहाँ के जो भी डिफरेंट एलिमेंट है ना, उनकी इमेज b के डिफरेंट एलिमेंट पे बता दूं। ठीक है, जैसे कि मैंने a की इमेज तो 3 पे बता दी। ओके, b की इमेज मैं 3 पे नहीं बता सकता, डिफरेंट इमेज जानी चाहिए। सपोज मैंने a पे बता दी, c की इमेज मैंने 5 पे बता दी, ठीक है, d की इमेज मैंने 2 पे बता दी। ओके, तो यहाँ के जो भी डिफरेंट एलिमेंट है ना, उनकी इमेज भी डिफरेंट एलिमेंट पे जा रही है बी में। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है, मतलब इधर का एक इधर का एक। ठीक है, ओके, अब आप बोलोगे सर ये 4 छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन तो अब भी है ना। ठीक है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उन सभी वो सभी असाइन कर रहे हैं ना बी में। ठीक है, ओके, और ऐसा भी नहीं है कि यूनिक इमेज नहीं हो, यूनिक इमेज भी आ रही है, मतलब एक ही 3 पे और एक ही किसी और पे नहीं जा रही है। ठीक है, ओके, तो ये वन वन का एग्जांपल, मतलब इसको आप डायग्राम से समझ सकते हो। और अगर कोई फंक्शन वन वन होता है तो उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इफ f फ्रॉम a टू b इज वन वन फंक्शन
then it is called injective function। ठीक है, तो ये था वन वन फंक्शन। अब बात करें मैनी वन की, तो मैनी वन नाम से क्लियर है, मैनी वन यानी यहां के दो या उससे ज्यादा एलिमेंट होंगे, उनकी इमेज वन एक ही एलिमेंट पे जाएगी। ठीक है, ओके, तो अब इसको रफ करके इसको देखते हैं। फंक्शन में क्या होगा, देखो ए फंक्शन f from a to b is said to be many one function if two or more elements of set A assign का मतलब मैप से है, ठीक है, मैपिंग इमेज जिसको आप बोल सकते हो। टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए असाइंस टू सेम एलिमेंट इन सेट बी, मतलब ए के दो या उससे ज्यादा एलिमेंट अगर बी में किसी एक एलिमेंट को असाइन करे, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो सेट ए के हैं उनकी इमेज एक एलिमेंट पे जाएगी में। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है, और कोई मैपिंग डिफाइन है एफ फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट मान लिए सपोज ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 ये लेट कर ली मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं ए की इमेज बी पे 2 पे बता रहा हूँ, सी की इमेज 3 पे बता रहा हूँ, बी की इमेज 4 पे बता रहा हूँ, और डी की इमेज भी अगर मैं 4 पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट है ना, दो ही एलिमेंट लिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बी और डी ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज एक ही एलिमेंट पे जा रही है, बी में, किसमें 4 पे जा रही है। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन है मैनी वन, मैनी दो या उससे ज्यादा, वन एक पे जा रही है। ठीक है, ओके, नंबर 3 बाइजेक्टिव फंक्शन, सॉरी बाइजेक्टिव नहीं, ऑन टू आच्छादक जिसको बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन f from a to b is said to be onto if every element of set b has pre-image in set a। मतलब किसी फंक्शन को हम ऑन टू कब बोलेंगे, जैसे कि f फ्रॉम a टू b कोई फंक्शन डिफाइन है, वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, कब कहलाएगा, अगर जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन में प्री इमेज रखे। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन b हैज प्री इमेज इन a। ओके, तो ये जो आपके पास, चलो इसको भी मैं डायग्राम से बना देता हूं, बता देता हूं, समझा देता हूं। जैसे कि ये सेट आपके पास ए है, ये सेट बी है, और a टू b कोई मैपिंग डिफाइन है, सपोज f है। ठीक है, इसमें एलिमेंट वही ले लिया मैंने a b c d। ओके, यहां पे ले लिया मैंने P Q R, ये 3 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, या फिर चौथा ले लो, चलो S ले लिया मैंने। ठीक है, तो A की इमेज मान लो R पे आ रही है, B की इमेज Q पे जा रही है, C की इमेज S पे, D की इमेज P पे। ठीक है, तो ये मैंने मैपिंग इस टाइप से डिफाइन की है। ठीक है, और मान लो एक और है आपके पास, सपोज मैंने मान लिया, चलो छोड़ो अभी तो इसी को देखो, ये मैंने लेट किया। ठीक है, f फ्रॉम a टू b इस टाइप से डिफाइन है। तो अगर मैं ऑन टू को चेक करूं तो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट प्री इमेज रख रहा है कि नहीं, a में। p की प्री इमेज है क्या, बिल्कुल है, a में, किस पे, d पे। q की भी प्री इमेज है, r की भी, s की भी, है ना। अगर मान लो मैं t ले लेता तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होता, नहीं होता। ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं होता, क्योंकि b में कम से कम हमको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया t जिसकी प्री इमेज a में नहीं है। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन क्या होगा, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको ए में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो टी तो ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो इसको हम ऑन टू नहीं बोल सकते। ओके, हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मान लो ई एलिमेंट है। ठीक है, इसकी मैपिंग भी किस पे आ रही है, एस पे आ रही है। ठीक है, ये इसकी इमेज भी एस पे जा रही है। ओके, तो क्या ये ऑन टू है, बिल्कुल है ऑन टू। क्यों, क्योंकि जो कोडोमेन उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आ रही है। ठीक है, ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन ऑन टू है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक चीज ये नोट और कर लो, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, इफ f फ्रॉम a टू b इज ऑन टू फंक्शन देन
इट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, एक चीज अब जो मैं अभी बोल रहा था, क्या मैं इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर पा रहा हूं? क्या ये फंक्शन इनवर्स हो सकता है? इनवर्स के लिए b टू a डिफाइन होना चाहिए। अगर f a टू b डिफाइन है, इनवर्स के लिए b टू a, मतलब b जो है वो डोमेन बनना चाहिए और a कोडोमेन बनना चाहिए, ठीक है। तो क्या b टू a ये f डिफाइन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के लिए जो दो कंडीशन हम देखते हैं उसमें क्या, यहां में ये जो डोमेन बन रहा है ना, इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सभी की इमेज जानी चाहिए। तो सभी की इमेज जा तो रही है, कोई छूट नहीं रहा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या पड़ी थी हमने? यूनिक इमेज आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एस की इमेज इस पे भी चली गई, एस की इमेज इस पे भी चली गई। यूनिक इमेज होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता था पी की इमेज डी पे आ गई, एस की इमेज डी पे आ गई, ये चलता। लेकिन यहां से एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं जानी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑन टू नहीं है, सॉरी ऑन टू है लेकिन इनवर्स नहीं है। तो इनवर्स होने के लिए क्या कंडीशन हुई फिर? इनवर्स के लिए 1 1 होना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट की एक की दूसरे एलिमेंट पे, मतलब डिफरेंट एलिमेंट पे ही इमेज आनी चाहिए थी 1 1 की, ठीक है। और दूसरा ऑन टू, यहां का कोई एलिमेंट भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे, पहले इसको रफ करते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होगा? अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ए फंक्शन f from a to b is said to be bisective if it is number 1 1 1, दैट इज। अब 1 1 में आपने क्या कंडीशन पढ़ रखी वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं दो एलिमेंट की इमेज सेम लेके चल रहा हूं, सपोज x और y, इन दोनों की दोनों एलिमेंट की मैंने इमेज सेम ली है, दिस इंप्लाइज, तो हम ये प्रूव कर पाए कि दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है। फॉर ईच x एंड y बिलोंग्स टू डोमेन A, ओके। नंबर 2, फंक्शन f को हम बाइजेक्टिव बोल रहे हैं कब? नंबर 1 अगर वो 1 1 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। नंबर 2 अगर वो ऑन टू है, दैट इज। अब ऑन टू की मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? फॉर ईच y बिलोंग्स टू b, यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, ऐसे एलिमेंट का एग्जिस्टेंस जरूर हो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x इक्वल y फॉर ईच x बिलोंग्स टू a। ये लिख दिया ना? ओके, लिख दिया, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है? b क्या है? कोडोमेन। और फॉर ईच हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे कि मैंने y ले लिया, y टाइप का कोई भी b का एलिमेंट हो, यानी b के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसे x किसमें? a में कोई ऐसा x जरूर एग्जिस्ट करे जिसकी हम f के रेस्पेक्ट में, f के अंदर जब इमेज निकाले तो वो इमेज b में जाए। y लिखे ना मैंने, y का मतलब b में जानी चाहिए, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिकल मीनिंग है। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है इनटू फंक्शन। इनटू अंतरछेपी जिसको आप बोलते हो, इनटू जो ऑन टू नहीं है वो इनटू, ठीक है। तो ऑन टू का कॉन्ट्राडिक्शन आपको बताना है। ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी इनटू फंक्शन if there exist at least one element in codomain, that is V, which has no premise in set A। देखो ऑन टू में आपने क्या पढ़ा था? कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको डोमेन में मिलनी चाहिए, तो उसको आप ऑन टू फंक्शन बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या इनटू है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन आपको बताना है। इनटू फंक्शन क्या कहता है? f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी इनटू फंक्शन। किसी फंक्शन f को जो कि a टू b डिफाइन है उसको हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? अगर उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या? वहां पे तो आप ऑन टू में क्या बता रहे थे? कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको डोमेन में मिलनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? इफ
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, बी में कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम इसीलिए लिखा है एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलना चाहिए, एक एलिमेंट का एग्जिस्टेंस जरूर होना चाहिए जिसकी प्रीमेज डोमेन में नहीं हो, ठीक है, मतलब इधर का एक एलिमेंट छूटना चाहिए जिसकी प्रीमेज इसमें ना मिले, ठीक है। डायग्राम से समझते इसको, ये मैंने दो सेट ले लिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और कोई मैपिंग है एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, यहां पे एलिमेंट ले ली मान लो ए बी सी डी, और यहां पे ले ली मैंने पी क्यू आर एस, ठीक है, मान लो ए असाइन कर रहे हैं क्यू को, बी आर को, सी पी को, डी क्यू को, ऐसे कर रहे हैं, तो ये फंक्शन पे क्यों, क्योंकि एक के हर एक एलिमेंट की इमेज आ रही है, ठीक है, और यूनिक इमेज आ रही है, तो फंक्शन तो है, ठीक है। किस टाइप का, क्या इनटू फंक्शन है, पहले चेक करो ऑन टू है क्या, ऑन टू नहीं है तो इनटू ही होगा, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या था, बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको डोमेन में मिलनी चाहिए थी, ठीक है, तो बी में पी की इमेज आ रही है, प्री इमेज आ रही है, क्यू की भी प्री इमेज है, आर की प्री इमेज है, लेकिन एस की प्री इमेज नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट मिल गया ना, ठीक है, तो ये ऑन टू तो नहीं है, ऑन टू नहीं है तो क्या होगा फिर इनटू होगा, और इनटू यही कह रहा है f from a to b is said to be into function if there exists at least one element in b, b में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलना चाहिए जिसकी प्री इमेज a में नहीं हो, तो s की नहीं है, ठीक है, एक की नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो मैंने t और मान लिया, तो ये दो एलिमेंट ऐसे आ गए जिनकी प्री इमेज a में नहीं आ रही है, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, यहां पे कम से कम एक एलिमेंट जरूर छूटना चाहिए, ओके, तो ये हो गया इनटू फंक्शन, ओके, अब इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कुछ और फंक्शंस है दो तीन, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इनको और देखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा कि जो भी हम इनपुट डालें वो ही अगर आउटपुट मिले तो उस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ए फंक्शन, और वो जो फंक्शन है वो एफ मान लेता हूं मैं, जो ए टू ए डिफाइंड है, ए टू ए खुद पे ही डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन होगा, अभी मैंने कंडीशन क्या बताई कि जो इनपुट डाले वो ही आउटपुट आए, इसका मतलब अगर मैं x की इमेज निकालू f के रेस्पेक्ट में तो वापस से x ही आना चाहिए, फॉर ईच x कहां से बिलोंग करेगा, डोमेन से, x बिलोंग्स टू a, ठीक है, देन तो इस केस में इस फंक्शन f को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, देन फंक्शन f इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एन समझ जाना, शॉर्ट में लिखा मैंने, ये फंक्शन है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। अब अगर मैं बात करूं कांस्टेंट फंक्शन की तो वो देखते हैं हम। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, हम इनपुट डोमेन से कोई भी ले लें, ठीक है, आउटपुट हर बार एक ही रिजल्ट मिले, ठीक है, तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये इस टाइप से डिफाइन होगा, कोई एक फंक्शन ले लेता हूं मैं, सपोज एफ, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया जो ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है, तो इस फंक्शन को हम कांस्टेंट बोलेंगे कब, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन कब कहलाएगा ये, अब इसकी कंडीशन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल सी, यहां पे x आप जो भी लोगे वो सारे सारे डोमेन के एलिमेंट होने चाहिए, फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, ठीक है, डोमेन का कोई भी हम एलिमेंट ले, उस एलिमेंट की जब हम f के रेस्पेक्ट में इमेज निकाले तो हर एक एलिमेंट की, एक के हर एक एलिमेंट की जो इमेज आएगी वो कोई फिक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे ये जो c है ये कहां से बिलोंग करेगा, इमेज सेट हम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना, ठीक है, तो यहां से बिलोंग करेगा, ओके। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे c क्या कांस्टेंट है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट एंड सी कहां से बिलोंग करेगा, कोडोमेन बी से बिलोंग करेगा, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं, मान लेते हैं कोई नेचुरल सेट पे कोई फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, लेट एफ डिफाइन फ्रॉम एन टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे कोई फंक्शन डिफाइन है सच दैट, इस तरीके से है कि आप जब एन के मतलब डोमेन के किसी भी एलिमेंट की एफ के रेस्पेक्ट में इमेज निकालोगे तो हर एक एलिमेंट की इमेज 3 पे जा रही है, ठीक है, तो यहां पे एन क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर का सेट है, ओके। तो जब भी आप यहां से कोई भी एलिमेंट लोगे, मतलब इस टाइप से कह रहा है ये, जैसे कि ये आपके पास एन है, ये भी आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन है, ठीक है, और फंक्शन एफ हमारा एन टू एन डिफाइंड है, ओके। तो यहाँ पे एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन,
यहाँ भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस टाइप के होंगे। तो कह रहा है कि एन ये जो डोमेन है ना, डोमेन का आप कोई भी एलिमेंट लो, हर एक एलिमेंट की इमेज 3 पे जानी चाहिए, यानी 1 की इमेज भी 3 पे आनी चाहिए, 2 की इमेज भी 3 पे आनी चाहिए, 3 की भी 3 पे, 4 की भी 3 पे, 5 की भी 3 पे, सभी की इमेज इसी पॉइंट पे आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज जब निकाल रहे हो तो बी के मतलब इस एन के कोडोमेन के एक फिक्स एलिमेंट पे आ रही है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लिख देते हैं ओके। तो एफ एक्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इस केस में हम इस एफ को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। ओके, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन, एफ इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इनवर्स वाले पे आते हैं अब। तो इनवर्स फंक्शन के लिए जो कोई हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, सपोज कोई एक फंक्शन एफ हम डिफाइन करें ए टू बी, है ना, तो वो इनवर्स तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव होने का मतलब वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूं कोई एक फंक्शन एफ जो कि ए टू बी डिफाइन है। ठीक है, ओके, लेट एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, और ये कैसा फंक्शन होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो इसको मैं बाइजेक्टिव मान लेता हूं, बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, ये मैंने कोई बाइजेक्टिव फंक्शन लेट कर लिया। ठीक है, देन अब इनवर्स निकालना हमको ना, तो हम रिवर्स ऑर्डर में बी टू ए कोई एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, सपोज जी। ठीक है, देन वी कैन डिफाइन ए फंक्शन, ये एफ एन समझ जाना, फंक्शन लिखा है। ठीक है, ए न्यू फंक्शन लिख लो इसको, हम कोई एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे, ए न्यू फंक्शन, और वो फंक्शन मैंने सपोज जी ले लिया, और वो इसका रिवर्स होगा, मतलब बी टू ए डिफाइन होगा, जी डिफाइन एज डिफाइन फ्रॉम बी टू ए। ये मैंने कोई एक नया फंक्शन जी डिफाइन किया सच दैट, किस तरीके से किया, इस प्रकार किया, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ बी, ये जो जी के लिए डोमेन है ना, उसके एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ बी, अब बी के हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पे मैं सपोज स्मॉल बी ले लेता हूं, किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू बी, यानी बी के हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहां पे, इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड होगा, ये जो ए है ना, ठीक है, इसके यूनिक एलिमेंट के साथ। और जब आप ए टू बी फंक्शन ले रहे थे वापस ले जाओगे ना, तो इनवर्स ऑपरेशन अप्लाई होगा, यानी एफ इनवर्स के रिस्पेक्ट में आपको इमेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, फॉर ईच सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू बी, कैपिटल बी के कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने, जैसे कि बी ले लिया, है ना, एवरी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, बी का हम कोई भी एलिमेंट ले तो वो एसोसिएट होगा किससे, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, और कैसे होंगे, यूनिक एलिमेंट होंगे, है ना, मतलब उनकी इमेज यूनिक होगी। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होगी, तो यूनिक एलिमेंट लिख देते हैं विद सम यूनिक एलिमेंट, एफ ए टू बी था, है ना, हम यहां का कोई एक एलिमेंट बता रहे हैं जो कि किसमें आए, ए में जाए, तो ए में जाएगा, आप जी को डिफाइन करना चाह रहे हो ना, तो बी में हो, बी से वापस ए में जाओगे तो एफ का इनवर्स करके जाओगे ना, तभी तो हम इस जी को इसका इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखूं, यूनिक एलिमेंट, अब वो यूनिक एलिमेंट कहां का होगा, ए का होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एफ इनवर्स के रिस्पेक्ट में इमेज जाएगी उसकी, एफ इनवर्स बी, यानी एफ इनवर्स बी कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, किसमें होगा, ए में। ठीक है, और ये भी कैसा होगा, ये भी यूनिक होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, 1 1 ऑन 2, जैसे कि आप मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, कोई एक मैपिंग एफ हमने डिफाइन की जो ए टू बी डिफाइन है, यहां पे मान लेते हैं 1 2 3, यहां पे ए बी सी मान लिया मैंने, तो इस फंक्शन एफ का बाइजेक्टिव होना चाहिए पहले तो, मतलब 1 की इमेज मान लो बी पे जा रही है, 2 की ए पे जा रही है, और 3 की किस पे जाएगी, अगर मान लो मैं बी पे लेके जाऊं या ए पे लेके जाऊं तो ये तो 1 1 नहीं हुआ, इसका मतलब सी की इमेज सी पे जानी, 3 की इमेज सी पे जानी चाहिए। ठीक है, तो ये एफ कैसा है, 1 1 ऑन 2 है, अगर ये 1 1 ऑन 2 है, तो अब अगर मैं बी से ए पे लेके आऊं, बी से ए पे कोई फंक्शन डिफाइन करूं, तो देखो बी के इस एलिमेंट की इमेज ए में आ रही है ना, लेकिन वो मैपिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स आ रहे हैं, तो एफ इनवर्स बन जाएगा, यानी ए की इमेज एफ इनवर्स के रिस्पेक्ट में क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो वो यहां पे लिखा गया है कि बी का जो भी एलिमेंट होगा उसकी जब आप एफ इनवर्स के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो वो जो एलिमेंट जाएगा, भाई अगर मैं यहां से इसकी इमेज देखूं, बी मैंने यहां पे लिख दिया ए बी सी, और ए यहां पे लिखा गया ए,
और यहाँ पे क्या था 1 2 3, तो ए की प्री इमेज क्या थी 2, तो ए को तो मैंने 2 से कनेक्ट किया, बी की प्री इमेज क्या थी बी की 1, तो बी को मैंने 1 से कनेक्ट किया, और सी की 3 थी। ठीक है, अब की बार जब मैं बी टू ए डिफाइन करूंगा तो क्या बनेगा, हमारे पास सेट तो वही उसी को रिवर्स में कर रहे हैं ना, तो एफ इनवर्स बन जाएगा। क्या बनेगा, एफ इनवर्स बनेगा। तो अगर मैं ए की इस मैपिंग के रिस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा तो एफ इनवर्स ए लिखूंगा ना, तो एफ इनवर्स के रिस्पेक्ट में ए की जब इमेज निकालेंगे तो वो क्या आ रही है 2 आ रही है, और ये 2 कहां का एलिमेंट है, एक का एलिमेंट है, यानी ये जो एलिमेंट आया ये 2 ही तो है, तो ये एलिमेंट है कहां का, ए का, वही मैंने लिखा है। ठीक है, इनवर्स क्यों लिखा, रिवर्स ऑर्डर में, बी से ए में जा रहे हैं हम, पहले फंक्शन क्या था ए टू बी, अब बी से ए में जा रहे हैं। ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये 1 1 ऑन 2 होगा, तो देखो इधर भी 1 1 ऑन 2 की कंडीशन पूरी हो रही है, तभी ये डिफाइन है। ठीक है, और डिफाइन है तो जब इसकी इमेज निकालेंगे तो क्या बनेगा, एफ इनवर्स के रिस्पेक्ट में इमेज जाएगी, किस में जाएगी, ए में जाएगी। अब की बार कोडोमेन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो मैंने जो एफ इनवर्स के रिस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा तो वो किस में जाएगा, ए में जाएगा, वो लिखा है। ठीक है, तो अब इसको बैक करते हैं और आगे हम लिखते हैं। ओके, तो एफ इनवर्स बी कहां हो गया, ए में हो गया। देन तो यहां पे ये जो बी है ना, ये जी है, इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे, किसका, एफ का। ठीक है, देन फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, तो जी को हम एफ का इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, दैट इज जी इक्वल एफ इनवर्स, ये लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, और चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, एफ इनवर्स होगा क्या, देखो एफ इनवर्स जी है ना, तो जी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट कोमा ए के एलिमेंट, इस टाइप के होंगे। लेकिन यहां पे जो एफ इनवर्स है तो वो तब भी होंगे बी कोमा ए फॉर्मेट के, तब भी पॉसिबल है जब एफ ए टू बी डिफाइन था। अगर एफ ए टू बी डिफाइन होगा मतलब ये बाइजेक्टिव होगा, तभी तो हम इनवर्स निकालेंगे ना। तो यहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन एज क्या लिखेंगे, ए टू बी, ये एलिमेंट कहां के थे, ये एफ के थे, ये कहां के थे, एफ के थे। अगर ए कोमा बी एफ के एलिमेंट थे, उस केस में बी कोमा ए किसका एलिमेंट बनेगा, एफ इनवर्स का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, यहां पे एफ ये मैंने लिखा ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम ए की एफ के रेस्पेक्ट में इमेज निकालेंगे तो बी आएगा, ये मतलब था। और ये किसके लिए था, एफ के बाइसेक्टिव की कंडीशन के लिए था। ठीक है, ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी इनवर्स एफ इनवर्स को, ये मैंने मैथमेटिकल डिफाइन कर दिया। अब यहां पे आपको 2 पॉइंट पे फोकस करना है, मैं नोट डाल देता हूं, यहां पे नोट डाल रहा हूं मैं। अब नोट में हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 1, एक तो ये कि जो बाइसेक्टिव है ना उसका इनवर्स भी कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, द इनवर्स ऑफ बाइसेक्टिव इज यूनिक। मतलब क्या इसका मतलब ये है, ये एफ था बाइसेक्टिव, इसका इनवर्स निकाला, क्या आया, जी आया, तो जी भी कैसा होगा, यूनिक होगा। मतलब जी में इसी टाइप के यही एलिमेंट होंगे, जैसे कि आपने अभी मैं बता रहा था, ये ए था, ये बी था, एफ डिफाइन था, वापस आ रहे थे जी थे। ठीक है, तो ये जो मैंने एलिमेंट ले रखे थे, फिर मैंने जी डिफाइन किया था, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए लेके। ओके, तो ये जो इसका इनवर्स बनेगा वो भी यूनिक होगा। क्यों, क्योंकि एफ क्या था, 1 1 ऑन 2 था, यूनिक था, तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक बाइसेक्टिव होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है इसने, द इनवर्स ऑफ बाइसेक्टिव इज ऑल्सो ए बाइसेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि जब आप f को बाइसेक्टिव लेके चल रहे हो ना, तभी तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ये f बाइसेक्टिव था, तो जब आपने इसका इनवर्स निकाला मतलब g आया, तो डेफिनेटली g भी बाइसेक्टिव होगा, मतलब g भी 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा। ये सेकंड पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपोजिशन यानी कंपोजिट फंक्शन, तो उस पर आते हैं। तो 2 फंक्शन की हम कंपोजिशन कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैं 2 ही फंक्शन लेके चल रहा हूं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है f जो कि a टू b डिफाइंड है, तो मैं लिख लेता हूं पहले, लेट f फ्रॉम a टू b एंड, और दूसरा फंक्शन जो इसके आप कंपोजिशन बताना चाह रहे हो, तो वो इसके कोडोमेन से स्टार्ट होगा, यानी b से डिफाइन होगा, b टू c, ये कोई नया सेट मान लिया मैंने c। ठीक है, तो g जो है वो b से c पे डिफाइन होगा। और ये कोई मैंने 2 फंक्शन ले लिए, 2 फंक्शंस,
ओके, तो ये मैंने दो फंक्शन ले लिए। देन अब इनकी कंपोजिशन हमको लिखनी है, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या थे, एफ एंड जी, एफ एंड जी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन की जाएगी, अब इसको समझो। कंपोजिशन जैसे एफ और जी की डिफाइन कर रहे हैं ना, तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं रिवर्स में, यानी जी ओ एफ, जी ऑफ एफ बोलते हैं इसको, जी ओ एफ भी बोल सकते हो आप इसको, ये। और ये डिफाइन तब भी होगी जब हम कोई एक एलिमेंट लें, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इस एक्स को हम एफ पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। अब ये पूरा जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम इस जी पे ऑपरेट करेंगे, तो इसको मैंने ऑपरेट करवा दिया जी पे। लेकिन यहां पे जो एक्स आपने ऑपरेट करवाया ना, ये कहां का एलिमेंट होगा, इस एफ के डोमेन का। तो एफ का डोमेन कौन है, ए, तो एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा जा रहा है यहां पे, ठीक है। इसको डायग्राम से भी समझते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट है ए, ये सेट ए है, एक सेट यहां पे तीन सेट है ना, ए बी और सी, ये मान लो मैंने सेट बी ले लिया, ठीक है, और ये सेट सी ले लिया, ओके। अब f तो a टू बी डिफाइंड है, a टू बी कौन सा फंक्शन है, ये तो फंक्शन f है, और g b टू c डिफाइंड है, b टू c ये मैंने फंक्शन g डिफाइन कर दिया, और x का हर एक एलिमेंट हमको ऑपरेट करवाना है। तो मान लेते कोई x एलिमेंट है, ये a का हर एक एलिमेंट हमको ऑपरेट करवाना है, तो मान लेते हैं a में कोई एक एलिमेंट है x, ठीक है। तो जब मैं f के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा तो क्या आएगा, f ऑफ x, और वो f ऑफ x कहां पे आएगा, b में आएगा, क्योंकि फंक्शन कि जब इमेज निकालोगे ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज निकालोगे तो कोडोमेन में जाएगा ना, तो कोडोमेन एफ के लिए क्या है, बी है, तो बी में कौन आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, तो ये एलिमेंट कहां हो गया, बी में हो गया, ओके। और अब मैं जी के रेस्पेक्ट में जब बी को डोमेन लेते हुए इमेज निकालूंगा, किसकी, जी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो किस में आएगा, सी में आएगा, तो सी में कौन आएगा, जी के रेस्पेक्ट में हम इमेज ले रहे हैं किसका, बी के एलिमेंट का, बी का एलिमेंट कौन है, एफ ऑफ एक्स, ऐसे ले सकते हैं ना, ठीक है। तो यहां पे जी ओ एफ यही तो कह रहा है कि जो एलिमेंट था उसको आपने पहले एफ पे ऑपरेट किया, यानी एफ के रेस्पेक्ट में इमेज निकाली, ठीक है। तो ये जो इमेज आएगी वो किस में चली जाएगी, जी के रेस्पेक्ट में जो इमेज आएगी, और जी के रेस्पेक्ट में इमेज कौन आई, सी में आ रही है ना। इसका मतलब यहां से आपने ए से आपने सी पे डिफाइन कर दिया, किसको, जी ओ एफ को। तो जो ए टू सी डिफाइन है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जी ओ एफ बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें दो तीन पॉइंट नोट करने के हैं तो उनको नोट करते हैं। तो अभी हमने साइड में जो डायग्राम बनाया, तो इसमें देखो जो जीओएफ है ना वो तब भी परिभाषित है, तब भी डिफाइन होगा जब एक का हम कोई भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एक के हर एक एलिमेंट की जब हम इमेज निकालेंगे, ठीक है, तो वो किस में आए, सेकंड वाले में, मतलब उसके कोडोमेन में आए, ठीक है, बी में आए। और उसके बाद क्या था, बी में जो आ रहा है ना, बी में जो आ रहा है वो कौन है, वो जी का डोमेन है। इसका मतलब एक के डोमेन का हर एक एलिमेंट की जब इमेज निकालोगे तो वो किस में जाएगा, जी के डोमेन में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे नंबर 1 डाल के लिख लेते हैं क्लियरली, वैसे खास नहीं है, अगर डेफिनेशन आप समझ गए तो ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है। जी ओ एफ ओनली डिफाइन इफ, कब होगा, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो डोमेन था किसका, एफ का, उसके हर एक एलिमेंट के लिए इन द डोमेन, ये एक्स कहां था, ए के डोमेन में था ना, इन द डोमेन, सॉरी एफ के डोमेन में था, इन द डोमेन ऑफ एफ, ओके। तो एफ के डोमेन में जो भी एलिमेंट है ना, अब उनकी बात की जा रही है, आर सच दैट, जब उनकी इमेज निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, वो कहां जाएगा, बी में जाएगा, और बी कौन है, जी का डोमेन है, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इन द, किसके डोमेन में होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ जी, ये जी के डोमेन में होना चाहिए, ठीक है, तो ही जी ओ एफ डिफाइन होगा, अन्यथा नहीं होगा। नंबर टू में क्या याद रखना आपको, अगर दो फंक्शन आपके पास है ना, तो उनकी कंपोजिशन जब आप निकाल रहे हो तो वो कम्यूटेटिव हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब एफ ऑफ जी और जी ओ एफ दोनों इक्वल आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकते हैं, ठीक है। अगर इधर वाले ये जो फंक्शन आपके पास ये 1 1 1 2 a, तब तो हो सकता है, अन्यथा ही नहीं होगा, ओके। तो ऐसा हर बार हो कोई जरूरी नहीं है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो यहां पे हम नोट में लिख देते हैं, द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, composition of two functions is not necessarily
टू बी कम्यूटेटिव। यानी दो फंक्शन की कंपोजिशन कम्यूटेटिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नंबर 3, और नंबर 3 में क्या, अगर मान लो आप 3 फंक्शन ले रहे हो एफ जी और एच, तो उनकी जो कंपोजिशन है ना वो एसोसिएटिव होगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी हो, ध्यान हो आपको, जैसे ए है, बी है और सी है, ठीक है। अगर मैं इनमें ऑपरेशन लगा रहा हूं स्टार, ठीक है, तो मैं चाहे फर्स्ट 2 में ऑपरेशन लगा के जो आउटपुट आएगा उसको थर्ड के साथ ऑपरेट कर सकता हूं, या फिर इन दोनों में ऑपरेशन लगा के जो आउटपुट आएगा उसको मैं ए के साथ ऑपरेट करूं, दोनों ही सेम रहेंगे। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव होना। तो अब यहां पे हम इसको नोट में लिख देते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कोई 3 सेट है, सपोज एच ले लेते पहले, है ना, एच डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा ले लिया मैंने जी, वो बी टू सी डिफाइन है, एंड तीसरा ले लिया मैंने एफ जी, एच जी एफ ले लेता हूँ, एफ वो सी टू डी डिफाइन है। ओके, देन तो अब मैं एफ ऑफ जी ऑफ एच, तो पहले ऐसे लिखूं या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एच लिखूं, एक ही बात है। मतलब क्या इसका, हम कोई एक एलिमेंट ऑपरेट करेंगे, पहले एच पे करेंगे ना, तो एच ऑफ एक्स उस पूरे को हम जी एफ ऑफ जी पे ऑपरेट करें। एफ ऑफ जी एक फंक्शन मानते हुए, ठीक है, कैसे, ये पूरा एलिमेंट पहले जी पे ऑपरेट होगा, फिर वो जो जी वाला एलिमेंट आएगा वो पूरे एफ पे ऑपरेट होगा। या फिर हम ऐसे करें, यहाँ पे जी ओ एच पे पहले ऑपरेट कर दें, यहाँ पे तो एच पे क्या था, यहाँ पे जी ओ एच पे ऑपरेट कर दे पहले, और जी ओ एच पे ऑपरेट कैसे होगा, पहले एच पे ऑपरेट होगा, फिर उसके बाद जो एच ऑफ एक्स आएगा वो जी पे ऑपरेट होगा, फिर जो जी ऑफ एच ऑफ एक्स आया वो पूरे एफ पे ऑपरेट होगा, दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, ओके, तो अब ये जो पॉइंट था ये कंप्लीट होता है, और इक्वल फंक्शन पे आते हैं। अब इक्वल फंक्शन क्या होता है, तो दो फंक्शन को हम इक्वल कहेंगे, इक्वल फंक्शन बोलेंगे। सपोज एफ और जी हमारे पास दो फंक्शन है, तो उनको इक्वल कब बोलेंगे, अगर वो दो कंडीशन को फुलफिल करें। नंबर 1 कि दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, मान लो मैं एफ और जी फंक्शन ले रहा हूं, तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एफ के किसी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट की अगर मैं इमेज निकालूं, ठीक है, एफ के रेस्पेक्ट में निकालूं चाहे जी के रेस्पेक्ट में निकालूं, तो दोनों इमेज भी सेम आनी चाहिए। ओके, तो इसको डिफाइन करते हैं, टू फंक्शंस सपोज एफ एंड जी, ये मैं लेके चल रहा हूं, एफ एंड जी आर से टू बी इक्वल इफ, अब नंबर वन में क्या, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। डोमेन ऑफ एफ इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद सेकंड पॉइंट और चेक करेंगे, और सेकंड पॉइंट क्या, कि एफ के रेस्पेक्ट में जब मैं डोमेन की किसी भी एलिमेंट की, डोमेन बोलो या कोडोमेन बोलो, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम हो गया ना, एफ का और जी का, तो कॉमन डोमेन भी आप लिख सकते हो उसको, सॉरी कोडोमेन नहीं बोलना चाहिए, दोनों में जो डोमेन है वो तो कॉमन है ना, तो एफ का डोमेन बोलो या जी का डोमेन बोलो, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स, एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, या तो एफ के डोमेन से या जी के डोमेन से, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम होगा, उसी केस में इस कंडीशन को चेक करेंगे। तो दोनों की एफ, वो जो एक्स था उसकी हम एफ और जी दोनों फंक्शन के रेस्पेक्ट में जब हम इमेज निकाले, तो वो दोनों की इमेज भी सेम आनी चाहिए। यहाँ पे जो हम एक्स लेंगे ना, कहां से बिलोंग करेगा, कॉमन डोमेन से, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम होगा, उसी के बाद इसको चेक करेंगे, कॉमन डोमेन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हम कोई एक सेट, सपोज उसमें दो एलिमेंट है, ए 1 और 2, लेट ए में तो है हमारे पास 1 और 2 ये दो एलिमेंट, एंड बी ले लिया मान लो मैंने, उसमें 3 और 6 ये दो एलिमेंट ले लिए। ठीक है, देन अब मैं कोई फंक्शन सपोज एफ डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम ए टू बी। ओके, किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया। ठीक है, एंड अब मैं दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं
z वो भी a to b है, डिफाइन फ्रॉम a to b, और वो किस तरीके से डिफाइन है, सच दैट z ऑफ x, वो मान लिया मैंने सपोज 3x ये ले लिया। देन अब नंबर 1 कंडीशन क्या है कि दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले का डोमेन क्या है, देखो अगर मैं देखो उल्टा बोल गया मैं, f का और g का डोमेन सेम होना चाहिए ना, ठीक है। तो f का डोमेन क्या है a, g का डोमेन क्या है a, सेम है, तो पहले कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। नंबर 2 कि जब मैं डोमेन का कोई भी एलिमेंट लूं, ठीक है, दोनों में डोमेन तो सेम ही है a, तो a का अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं उसकी जब मैं f के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूं चाहे g के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूं, दोनों इमेज सेम आनी चाहिए। तो अगर मैं 1 की f के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूं f ऑफ 1, तो क्या आ रहा है, देखो 1 पुट करो, इसमें 1 पुट करो, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 3, और g के रेस्पेक्ट में जब मैं इमेज निकालूं तो इसमें 1 पुट करो, g वाले फंक्शन में अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 आ रहा है, यानी f ऑफ 1 और g ऑफ 1 दोनों सेम आ रहे हैं, ओके। और अगर मैं इस एलिमेंट को चेक करूं, हर एक एलिमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में हमने लिखा होगा x कहां से बिलोंग करेगा, फॉर ईच x बिलोंग्स टू, यहाँ पे फॉर ईच और कर लो आप, ओके। तो हर एक एलिमेंट की बात की जा रही है, तो एक ये जो डोमेन था इसके हर एक एलिमेंट की बात की जा रही है। तो 1 को तो चेक कर लिया, अब 2 को भी चेक करो, f ऑफ 2, तो 2 पुट करो इसमें, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6, और अगर मैं g ऑफ 2 निकालूं तो 2 पुट करो इसमें, g वाले में 3 इंटू 2 6, सेम आ रही है। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कैसे फंक्शन है, इक्वल है, f इक्वल g, ओके। अब आज का एक लास्ट टॉपिक और करते हैं, परमुटेशन, ठीक है। यहाँ पे परमुटेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आगे चल के परमुटेशन ग्रुप हमको पढ़ना है, लेकिन वो तभी पढ़ेंगे जब हम ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमुटेशन होता क्या है उसको देखो। परमुटेशन फंक्शन में क्या होगा, कोई भी एक हम सपोज फंक्शन ले ले जो कि सेम साइड पे डिफाइन हो, ठीक है, तो इसको परमुटेशन बोला जाएगा। इतना ही नहीं, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इसमें भी, एक तो खुद पे ही डिफाइन होना चाहिए, नंबर 2 बाइजेक्टिव भी होना चाहिए वो फंक्शन, ठीक है। तो उस केस में उस फंक्शन को परमुटेशन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो मैं कोई एक सेट ले लेता हूं सपोज s, ठीक है, और ध्यान देना ये जो s हम सेट ले रहे हैं ना ये फाइनाइट सेट होना चाहिए, ओके। तो यहां पे मैंने ले लिया, लिख दिया लेट s, कैपिटल S सेट को डिनोट करें, s बी ए फाइनाइट सेट। अब अगर ये फाइनाइट सेट है तो इसमें कुछ एलिमेंट भी होंगे, तो मान लेते हैं हम इसमें n एलिमेंट है विद n एलिमेंट्स, देन तो मैंने कोई एक सेट लिया S जिसमें n एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। देन अब कोई हम एक मैपिंग लेंगे सपोज f, देन ए मैपिंग या फिर फंक्शन एक ही बात है, और वो मैंने ले ली सपोज f, कहां से कहां डिफाइन कर रहा हूं मैं, इसी पे s टू s डिफाइन कर रहा हूं, s टू s, और साथ में ये कंडीशन कि ये जो f है ना मैपिंग, ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है, विच इज बाइजेक्टिव, विच इज बाइजेक्टिव। तो इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, क्या, एक तो जो सेट ले रहे हो ना वो फाइनाइट होना चाहिए, एक वो कि जो आप मैपिंग ले रहे हो वो खुद से खुद पे डिफाइन होनी चाहिए, और एक इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैपिंग आपने ली, जो फंक्शन आपने लिया वो बाइजेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो देन ए मैपिंग दिस, इस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे, परमुटेशन बोलेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड परमुटेशन, ओके। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम S में कोई 3 एलिमेंट ले रहे हैं, सपोज 1 2 3, ठीक है, एग्जांपल। तो S में मैंने 3 एलिमेंट लिए 1 2 3, और S टू S हमको ऐसे परमुटेशन बनाने हैं, तो कितने परमुटेशन बन सकते हैं, तो ध्यान देना परमुटेशन कितने बनेंगे, जो भी आपने सेट लिया ना S में जितने एलिमेंट है उतना फैक्टोरियल बनता है। S में अगर मैं ये 3 एलिमेंट ले रहा हूं 1 2 3, तो कितने परमुटेशन पॉसिबल है इसके, इस F के, तो इस F के हम टोटल 3 फैक्टोरियल यानी 6 परमुटेशन बना पाएंगे, ठीक है। तो ये एक सेट ले लिया मैंने S, ओके, और खुद पे ही डिफाइन करना है, ये मैंने डिफाइन कर दिया, इसमें खुद पे डिफाइन है, इसका मतलब इसमें भी ये एलिमेंट होंगे 1 2 3, ओके। तो अब हम कितने परमुटेशन बना सकते हैं, मान लो मैंने 1 को 1 से ज्वाइन कर दिया, 1 को 1 से ज्वाइन कर दिया, इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि बाइजेक्टिव होना चाहिए, नहीं 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। मैंने 2 को 2 से ज्वाइन कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, 3 को 3 से कर दिया, अब ये 1 1 ऑन 2 है, और देखो और 1 1 ऑन 2 कैसे बना सकते हो आप, ये S और ये S, ठीक है, इसमें 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3। अभी मैंने क्या किया, 1 को तो यहीं पे रखा, फिक्स रखा,
2 को मैंने 3 से कनेक्ट कर दिया अब की बार, तो 3 को मैं 2 से कनेक्ट करूंगा। अगर मान लो 3 को भी 3 से कर दिया तो ये तो 1 1 नहीं हुआ, ये तो मैनी 1 हो गया, इसलिए 1 1 on 2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितने 1 1 on 2 हो सकते हैं, वही क्या बनेगा, इस f के लिए परमुटेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 केस बन गए। और देखो और कैसे बन सकते हैं, ये s 1 2 3 1 2 3। अब 1 को तो हम 1 पे फिक्स करके इनको 2 को 2 से, 3 को 3 से ज्वाइन कर सकते थे, या 2 को 3 से 3 को 2, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लो अब मैं 1 को 1 से ज्वाइन करूं तो अब मैं क्या करूंगा, मान लो इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो ये रिपीट हो गया, इसको इससे कर दिया तो ये रिपीट हो गया। इसका मतलब अब मैं 1 को 2 के साथ ले सकता हूं, 1 को मैंने 2 के साथ ले लिया, और 2 को 1 के साथ ले लिया, और 3 को 3 के साथ ले लिया, तो एक ये भी परमुटेशन बन रहा है जो कि 1 1 on 2 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऐसे ही और मैं क्या बना सकता हूं, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ये एस पे एस डिफाइन हो गया। तो अब की बार मैंने 1 को 2 पे फिर से कनेक्ट करवा दिया, तो पहले तो मैंने 2 को 1 से कनेक्ट किया, अब की बार मैं 2 को 3 से कनेक्ट कर रहा हूं, और 3 को 1 से कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला केस भी बन सकता है। ओके, अब मैं 1 को 2 पे नहीं कर सकता, अब मैं 1 को 3 पे करूंगा, क्योंकि 2 पे करूंगा तो 2 की इमेज इस पे जा सकती है और 1 पे जा सकती है, वो दोनों आ चुकी हैं, वरना रिपीट हो जाएगा। तो अब मैं और क्या कर सकता हूं, 1 को मैं 3 पे कनेक्ट कर सकता हूं, एक ही वाला केस और बचा है बस मेरे पास, 1 2 3। तो 1 को मैंने 3 पे कनेक्ट किया, तो 2 को मैं 1 पे कर सकता हूं, और 3 को मैं 2 पे कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 1 को 3 पे रखूं, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, तो 1 को मैंने 3 पे रखा, 2 को अब की बार मैंने 1 पे ना करके 2 पे कनेक्ट कर दिया, तो 3 को मैं 1 पे करूंगा फिर कनेक्ट। ठीक है, इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एफ के कितने परमुटेशन बने, 3 फैक्टोरियल यानी 6। ये 3 फैक्टोरियल याद रखना, जितने एलिमेंट होंगे उतने फैक्टोरियल परमुटेशंस बनेंगे। ओके, तो अब हम आज की क्लास के बाद प्रॉपर वे में ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, जो ग्रुप है उनको पढ़ेंगे।